Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today I will also revise you second chapter Nationalism in India of History because some students don't have the reference books, so they are unable to revise all these questions. So it's my moral duty to give them resource or the source so that they can do revision. Let's start the revision session with the important terms and objective type questions of second chapter Nationalism in India. First of all, we will do some important terms of this chapter, that is वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देशी भाषाओं से संबंधित अधिनियम. The act through which the British government got extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular languages. एक ऐसा अधिनियम जिसके ज़रिए अंग्रेज़ सरकार ने बहुत ज़्यादा अधिकार ले लिए जिससे कि वो मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स छप रही हैं या जो एडिटोरियल्स जो लेख छापे जा रहे थे देसी भाषाओं में लोकल लैंग्वेजेस के अंदर उन सबको वो बैन कर सके. दूसरा टर्म है हमारा बॉयकॉट. बॉयकॉट होता है बेटा बहिष्कार. द रिफ्यूजल टू डील and associate with people or participate in activities or buy and use things, usually a form of protest. तो आम तौर पर किसी भी डील से रिफ्यूज करना यानी किसी काम को करने से मना करना, एसोसिएट विद पीपल लोगों के साथ संपर्क साधने से मना करना, या पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ या किसी कार्यप्रणाली में भाग लेने से मना कर देना, या फिर किसी भी चीज़ को यूज करने और बाय करने से मना कर देना. इस टाइप की जो विरोध के रूप को हम कहते हैं बॉयकॉट यानी बहिष्कार. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. इट वॉज एन एक्ट थ्रू विच प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन. एक ऐसा अधिनियम जिसके ज़रिए बागानों में काम करने वाले जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे यानी श्रमिक थे, उनको चाय के बागान से बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी होती थी और बिना अथॉरिटी के परमिशन के वो इन बागानों को नहीं छोड़ सकते थे. तो इस एक्ट को या इस अधिनियम को हम कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. फिर नेक्स्ट है सत्याग्रह. सत्याग्रह एक नॉन वोलेंट मेथड होता है जिसको यूज किया गया था महात्मा गांधी जी के थ्रू अगेंस्ट द ऑपरेशर यानी दबाने वाले व्यक्ति के खिलाफ, यानी जो किसी के ऊपर अत्याचार करता है उसके खिलाफ. तो यहाँ पर ऑपरेसर का मीनिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है टर्म है हमारी खिलाफत मूवमेंट. इट वॉज ए मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेमस अली ब्रदर्स. ये वो आंदोलन था जो कि अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था जिनके नाम थे मोहम्मद अली और शौकत अली. ये विरोध कर रहे थे जो टर्की एम्पायर के जो खलीफा थे उनके खिलाफ, जो अलाइड पावर्स कंट्रीज हार्श ट्रीटी इम्पोज करने जा रही थी उसका. और इसके लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया इंडिया में ताकि इस ट्रीटी में वो थोड़ा सा लिबरल रहें और टर्की एम्पायर को डिसइंटीग्रेट ना करें. नेक्स्ट टर्म देख सकते हैं आप यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन. दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय गांधी जी इन 1920. ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था. और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स वर टू रिड्रेस द रोंग डन टू पंजाब एंड टर्की एंड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज. इसके मुख्य मकसद क्या थे कि पंजाब के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं सरकार के ज़रिए, सरकार के द्वारा, उनको रोका जाए. टर्की एम्पायर के खिलाफ जो गलत एक्शन लिया जा रहा था या स्टिक पॉलिसीज अडोप्ट की जा रही थी उसको रोकने और स्वराज प्राप्ति. इन तीन उद्देश्यों के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था. यानी लास्ट स्टेज में जब वहाँ पर खिलाफत मूवमेंट भी मर्ज कर दिया गया था तो इसमें फिर इसके बाद टर्की एम्पायर वाला भी ऐड कर दिया गया ऑब्जेक्टिव के रूप में. गांधी इरविन पैक्ट. लॉर्ड इरविन उस टाइम के वॉइसरॉय इंडिया के
और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इट वॉज एन एग्रीमेंट साइंड इन मार्च 1931। ये वो समझौता था जो 1931 में हस्ताक्षरित किया गया था, अंडर विच द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, और जिसके जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। यानी जब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एस्पेक्ट क्लियर हो गए थे, तो यानी कि उनके जो बीच में एक समझौता हो गया था, तब से इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था, ये पहली बार। फिर दूसरा हमारा है डांडी मार्च। Gandhi ji, along with 78 of his followers, started from his ashram at Sabarmati to Dandi on the sea coast on foot and broke the salt law by making salt. नमक यात्रा या फिर दांडी मार्च के नाम से हम इसको दांडी यात्रा के नाम से इस जर्नी को जानते हैं। महात्मा गांधी जी अपने 78 विश्वसनीय शिष्यों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से निकले और दांडी नामक एक कोस्टल प्लेस है गुजरात में, वहाँ पर पैदल गए और वहाँ जाकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक तैयार किया, जिससे कि उन्होंने जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था उसको ब्रेक किया। पूना पैक्ट, पूना समझौता क्या था? एक ऐसा समझौता जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, और स्पेशली इस समझौते की वजह से दलित क्लास को कुछ आरक्षित सीटें दी गई, यानी प्रोविंशनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, यानी राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो विधान सभाएँ होती हैं उनमें उनका आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब मैं आपको शो कर रही हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। Select the correct answer from the given option. The खेड़ा सत्याग्रह was launched by गांधी जी to support. खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसको सहयोग देने के लिए शुरू किया था? ऑप्शन है हमारे पास द मिल वर्कर्स, द पीजेंट्स, द वीमेन वर्कर्स, रोलेट एक्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा द पीजेंट्स यानी किसान। व्हाट वॉज रोल्ट एक्ट? रोल्ट एक्ट क्या था? इट वॉज एन एक्ट विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। ये वो अधिनियम था जिसके जरिए बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का आवागमन रोका गया था। इट वॉज द एक्ट थ्रू विच द गवर्नमेंट गोट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड फॉलोड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये वो आंदोलन था या ये वो अधिनियम था जिसके ज़रिए सरकार को असीमित शक्तियाँ मिल गई थी, जिसके ज़रिए वो राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा सकती थी और किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना कोर्ट में ले जाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। द एक्ट थ्रू विच वेजेज ऑफ वर्कर्स वर रिड्यूस्ड, और एक ऐसा अधिनियम जिसके ज़रिए श्रमिकों के वेतन कम कर दिए गए थे। और नन ऑफ द अबो, ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें सबसे जो सूटेबल आंसर है रोलेट एक्ट से रिलेटेड वो है बी ऑप्शन, कि एक ऐसा अधिनियम जिसके ज़रिए उस समय की ब्रिटिश भारतीय सरकार को असीमित शक्तियाँ दे दी गई थी, जिसके ज़रिए वो राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल कर रही थी और जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन्हें कोर्ट में ले जाए बिना 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये सबको पता ही है, महात्मा गांधी थे, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही रह जाएगा। हालांकि और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन जैसा जिसने भी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता है कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन संयुक्त रूप से कब चलाया गया था? तो यहाँ पर बेटा पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाली डेट नहीं लिखनी, बल्कि वो लिखनी है जहाँ से दोनों आंदोलन इकट्ठे चले हैं। तो वो है, अब ऑप्शन आपके पास मार्च 1921, फरवरी 1921, जनवरी 1921 और दिसंबर 1921। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी जनवरी 1921। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप यहाँ पे।
When was नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब बंद किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1920, 1921, 1922, 1923, यानी 1920, 21, 1922, 1923। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन 1922। When was the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी? और एंड ये तो आपने पहले पढ़ा, और अब इसके बाद वाई पूछा है, यानी गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को बंद क्यों कर दिया था, क्या कारण था, मेजर कोज क्या था, तो वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ड्यू टू द चोरी चोरा वायलेंट इंसिडेंट, ड्यू टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, बिकॉज क्रिश्चियंस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। लेकिन राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना की वजह से ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। हु अनाउंस्ड अ वैग्यू ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929? 1929 में भारत को एक अधीनस्थ राज्य का दर्जा देने की घोषणा किसने की थी? तो उस पर्सन का नाम बताना है। उस टाइम के हमारे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन, वॉइसरॉय इरविन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें राइट आंसर है वॉइसरॉय इरविन, यानी बी ऑप्शन। विच इंसिडेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट? किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वैन गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम हिज आश्रम, जब गांधी जी ने अपने आश्रम को छोड़ा, यानी आश्रम से यात्रा करनी शुरू की। वैन गांधी जी वॉलेटेड द सोल्ट एक्ट, जब गांधी जी ने नमक अधिनियम को तोड़ा। वैन गांधी जी रोट टू लॉर्ड इरविन, जब गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स को लॉर्ड इरविन के सामने रखा या लिख कर भेजा। वैन गांधी जी लेफ्ट द कांग्रेस, जब गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ा। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन, जो कि है वैन गांधी जी वॉलेटेड द सोल्ट एक्ट, जब गांधी जी ने नमक अधिनियम तोड़ा। हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन? किसने दलितों को जो दमित और दलित वर्ग एसोसिएशन के रूप में ऑर्गेनाइज किया, आरक्षित किया या उन्हें प्रबंधित किया? तो यानी दलितों का संगठन किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल आनंद मठ? आनंद मठ नाम का जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये उपन्यास में लिखने वाले लेखक का नाम क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर अविंद्रनाथ टैगोर या फिर नतेशा शास्त्री या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गांधी जी इन हिज वर्क हिंद स्वराज सेड दैट, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि, कहा है कि द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया, अंग्रेजों को अवश्य ही भारत को छोड़ देना चाहिए। या फिर हम दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, इंडियंस मस्ट नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, भारतीयों को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट कॉन्सीड द राइट टू मेक सोल्ट, सरकार को जो नमक बनाने का अधिकार है वो दे देना चाहिए। इंडियंस मस्ट बी इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और भारतीयों को भारत के शासन में शामिल होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी के व्यूज क्या थे? वो थे इंडियंस मस्ट नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, यानी बी ऑप्शन, भारतीयों को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए। द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एडोप्टेड एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची, हरिपुर, लाहौर और लखनऊ। तो इसमें से राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, यानी लाहौर। Who led the peasant movement in अवध during the non cooperation movement? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अवध में किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र और सरदार पटेल में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी को चूज करना है, जो कि है बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों के नेता थे बाबा रामचंद्र। अब नेक्स्ट देखिए, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड इन इंडिया बिकॉज, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, क्योंकि इस आयोग में भारतीय सदस्य नहीं थे। इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, क्योंकि ये मुस्लिम लीग को सहयोग दे रही थी, उसका समर्थन कर रही थी। कांग्रेस फेल्ट दैट पीपल डिजर्व स्वराज, कांग्रेस को महसूस हुआ कि लोगों को स्वराज
मिलना चाहिए। देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स, या फिर इस आयोग के जो सदस्य थे या फिर जो है अलग अलग जो सदस्य थे उनमें भेदभाव थे या अंतर थे, या वो इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस 4 ऑप्शन में आप देख पाएंगे कोई जो रियल आंसर है वो ये क्या है, ए ऑप्शन। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, क्योंकि इस आयोग में भारतीय सदस्य कोई नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज हेडेड अवध किसान सभा? अवध किसान सभा का हेड किस निम्नलिखित में से कौन सा नेता था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो पहला ऑप्शन ही सही है, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जून में जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ विजिट किया था अवध में और अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया था, जिसमें बाबा रामचंद्र भी शामिल थे। और इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वॉज द मेन कोज फॉर बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? किस वजह से असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया? किस वजह से? सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन, क्योंकि ये पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतीक था। और सिंबल ऑफ फॉरेन रूल, क्योंकि एक विदेशी शासन का प्रतीक था। और सिंबल ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल डोमिनेशन, ये सेम चीज़ आ रही है लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिकल डोमिनेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, वो वेस्टर्न इकोनॉमिक और कल्चरल पूछा गया है, यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेशन है, यानी राजनीतिक पश्चिमी राजनीतिक प्रभाव का प्रतीक था। सिंबल ऑफ ऑपरेसिव रूल, एक दमनकारी शासन का प्रतीक था। तो इसमें से जो रियल आंसर है वो है ए ऑप्शन, सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन, क्योंकि जो विदेशी वस्तुएं होती हैं वो किसी दूसरे देश की और स्पेशली पश्चिमी देशों की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को भारत में जमा रही थी, इसी वजह से इसका बहिष्कार किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पैक्ट रिजोल्व द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर इन 1932? 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में किस समझौते की वजह से दलितों के लिए जो अलग से चुनाव क्षेत्र की मांग बी आर अम्बेडकर रख रहे थे, उसको उस मैटर को सोल्व किया गया, उस मुद्दे को हल किया गया? तो वो पैक्ट था, 4 ऑप्शन है हमारे पास, लखनऊ पैक्ट, नागपुर पैक्ट, पूना पैक्ट और सूरत पैक्ट। तो इसमें से रियल आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन, यानी पूना पैक्ट। अभी आप इसमें देखेंगे आगे, द लीडर्स ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गोडेम हिल्स वॉज। आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सैनिक गुरिल्ला युद्ध आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, एलूरी सीताराम राजू या फिर महात्मा गांधी? तो इसमें से राइट आंसर रहेगा एलूरी सीताराम राजू, सी ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग पास द रोलेट एक्ट 1919? 1919 का रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया गया है? स्टैचूरी कमीशन के द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या द ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी साम्राज्यवादी विधानसभा के द्वारा। वाई हैड कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित फॉर लॉन्ग? लंबे समय तक कांग्रेस दलितों को की उपेक्षा क्यों करती रही, उन्हें इग्नोर क्यों करती रही? ड्यू टू देयर लिबरल आउटलुक, क्योंकि वो उदारवादी विचारधारा के थे। ड्यू टू फियर फ्रॉम ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो अंग्रेजों से डरते थे। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, क्योंकि वो सनातनी से डरते थे या उनके विरोध से डरते थे। फॉर द फियर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से डरते थे। तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, द फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, यानी सनातनियों के विरोध के डर से कांग्रेस जो है दलितों से दूर रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रोलेट एक्ट 1919? तो रोलेट एक्ट 1919 से संबंधित कौन सी घटना नहीं है? द एक्ट वॉज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि ये एक्ट साम्राज्यवादी विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसने सरकार को बहुत ज़्यादा ताकत दे दी, शक्तियाँ दे दी, जिससे कि वो पर राजनीतिक गतिविधियों को बैन कर सकती थी या उन्हें रोक सकती थी। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन टू द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, इसने सरकार को इतने ताकतवर बना दिया कि इसने राजनीतिक जो कैदी थे उनको बिना ट्रायल के कोर्ट में पेशी किए बिना सज़ा दे सकती थी। और द एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स, या फिर ये बागान के जो श्रमिक थे उन्हें
उनके आने जाने पर रोक लगा सकता था, ऐसा अधिनियम। तो ये इसमें बेटा कौन सी चीज़ इससे संबंधित नहीं है, आपको सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऊपर के 3 ऑप्शन तो रोलेट एक्ट से जुड़े हुए हैं, जबकि 4th ऑप्शन यानी डी ऑप्शन जो है प्लांटेशन वर्कर की तो यहाँ कोई बात होनी नहीं चाहिए, तो ये ही गलत है। Which one of the following agreements gave reserved seats to the depressed class in provincial and central legislative council? निम्नलिखित में से किस एग्रीमेंट के थ्रू जो है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को प्रोविंशनल और सेंट्रल यानी प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर विधानसभाओं के अंदर आरक्षण दिया गया? तो लखनऊ पैक्ट के थ्रू, गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू, पूना पैक्ट के थ्रू, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी ऑप्शन सही, पूना समझौता के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वॉज देयर इन द स्वराज फ्लैग डिजाइंड बाय गांधी जी इन 1921? 1921 में गांधी जी ने जिस झंडे का डिजाइन तैयार किया था, स्वराज फ्लैग यानी स्वराज नामक झंडा जो बनाया गया था, तो उसमें कौन से 3 कलर थे गांधी जी के द्वारा जो डाले गए थे? रेड ग्रीन वाइट, रेड ग्रीन येलो, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, येलो वाइट एंड ग्रीन। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, लाल, हरा और सफ़ेद। और जो वेंकैया पिंगली ने जो झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था उसमें वाइट की जगह येलो था और रेड और ग्रीन सेम थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज दलित पार्टिसिपेशन लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस क्षेत्र के दलितों ने भाग नहीं लिया था, यानी उनका वो बहुत ही कम संख्या में दलितों ने इसको सपोर्ट किया था? तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शंस, महाराष्ट्र और नागपुर, अवध और महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, केरल और कर्नाटक। तो इसमें सही आंसर है महाराष्ट्र और नागपुर के जो दलित लोग थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहा था। थैंक यू वेरी मच बेटा, इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए और इनका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।